ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे बेस्ड था। हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ा था जिसमें 4 क्वांटम नंबर होते थे, प्रिंसिपल, एजिमुथल, स्पिन और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और उसके एनर्जी लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूटिलाइज होता था, जिसमें हम यहाँ पे जो बोर्स मॉडल के द्वारा जो सेल नंबर दिया गया ये कहलाया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और बोर्स को ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का डिस्कवरर यानी आविष्कार माना गया है। बोर ने ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दिया था। उसके बोर्स के हिसाब से क्या था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक स्पेसिफाइड सर्कुलर ऑर्बिट जो है फॉलो करते हैं, उसको ऑर्बिट बोला गया, सेल बोलिए या डिफिनिट एनर्जी लेवल बोलिए, जिसको कैपिटल कैरेक्टर KLMNOP इनके नाम से उसको रिप्रेजेंट किया गया। और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जैसे के सेल न्यूक्लियस से, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस जहाँ बीच में एक काला सा पॉइंट दिया हुआ है, उससे आगे वाले जो सराउंडिंग है उसका नाम दिया गया K और N = 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो है जिसको के सेल बोला गया है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। उसके बाद जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वहां पे क्या होगा, एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वहां पे सर्कुलेशन स्पीड, इलेक्ट्रॉन का घूमने का जो स्पीड होगा यानी उसका मोमेंटम होगा वो भी इंक्रीज करते हुए जाएगा। तो के सेल, एल सेल, एम सेल, NOP इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। यही था हमारा प्रिंसिपल नंबर का कॉन्सेप्ट भी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा जो सबसे आउटर सेल होगा, उसके अंदर वाला उससे कम, उससे अंदर वाला उससे कम, और सबसे जो सेंटर के नजदीक होगा न्यूक्लियस के पास में होगा उसका एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है। और ये जो डिसाइड कैसे किया गया कि कितना डिस्टेंस के बाद कोई जो है ऑर्बिट आएगा, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो कंजर्व होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो होल नंबर मल्टीपल होगा किसका, h/2π का। h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट। h जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, और h का वैल्यू कौन बताएगा भाई, बताइए h का वैल्यू क्या होता है, याद है किसी को? प्लैंक कांस्टेंट याद है किसी को कितना होता है? जो पहले पढ़े हैं उसको निकाल कर देख भी लिया कीजिए। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻34 मीटर स्क्वायर kg/सेकेंड। ठीक है, ये कांस्टेंट है। h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका क्या, ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल। उसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि न्यूक्लियस से कितने दूर पर ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट होगा, यानी कितने डिस्टेंस पे के सेल, एल सेल और एम सेल होगा। उसके बाद का उसमें कॉन्सेप्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये सारी चीज, चारों जो क्वांटम नंबर थे वो सब चीज अलग अलग जो उसके इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूटिलाइज किया गया था कि उसका स्पिन क्या होगा, उसका उसमें एनर्जी लेवल क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, किस ओरिएंटेशन में वो पाया जाएगा। तो उस चीज को आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए जरूर, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक बार छोड़ दिए, देख लिए और बात खत्म हो गया। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये आज से नहीं, ये 200-300 साल से पढ़ा जा रहा है और अभी भी इस पर रिसर्च होते रहता है। तो जितनी आसानी से हम लोग समझ लिए थे क्वांटम नंबर, उतनी आसानी से भूल भी जाएंगे और याद भी कुछ नहीं रहेगा। उसको पढ़िए, अगर प्रॉब्लम होता है तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसको एक बार कम से कम रिवाइज कीजिए। तो बोर्स मॉडल जो था वो यही बताया था। तो यहाँ बोर्स मॉडल
जो है इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल ट्रीट किया था कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में एक फिक्स्ड पार्टिकल की तरह रिवॉल्व करेगा। वहां पे वेव नेचर को डिस्क्राइब नहीं किया गया था। तो इस चीज को आगे जाके और दूसरे साइंटिस्ट वगैरह ने फिर आगे डिस्क्राइब किया। उसके बाद डी ब्रोगली प्रिंसिपल वगैरह भी पढ़ाया गया था, जो कि डी ब्रोगली प्रिंसिपल वेव नेचर को स्पेसिफाई करता है। तो बोर्स मॉडल यही था हमारा कि जो रदरफोर्ड मॉडल में खामी थी, उस कमी को क्लियर करके, उस कमी को दूर करके बोर्स ने अपना एक मॉडल प्रोड्यूस किया था जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स मॉडल। और यहीं से सेल और ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल के तौर पे डिफाइन किया गया था। और उसी एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है। इस एनर्जी लेवल्स में अगर जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेगा तब तक उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा या फिर रिलीज करना पड़ेगा। यानी जब तक, जैसे मान लीजिए के से उसको एल में जाना है, के सेल से किसी इलेक्ट्रॉन को एल में जाना है, तो के का जो एनर्जी लेवल है और एल का जो एनर्जी लेवल है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो के का एनर्जी लेवल जितना है और एल का एनर्जी लेवल है, वो डिफरेंसेस जो है वो अगर वो एक्वायर कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो वो के से एल में जंप कर जाएगा। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि एम से एल में जंप करना, तो एम में उस एम आउटर है एल से, तो एम का एनर्जी लेवल एल से ज्यादा होगा, तो उसको क्या करना होगा, एल के एनर्जी लेवल पे पहले आना पड़ेगा। तो उसके लिए एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा, एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा। तो जितना एनर्जी वो रेडिएट कर देगा और वो एनर्जी और रेडिएट करने के बाद अगर वो एल के कंपेटिबल एनर्जी लेवल अगर उसका हो जाता है तो वो एल सेल में जंप कर जाएगा। तो यही है हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है धनीराम, समझ में आया? यस सर। और कुछ प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है पहले पढ़ाए हुए वगैरह में, तो आप उसको मैसेज कर दीजिए। एक दिन किसी दिन हम उसको उस वीक में अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अब जो है हम अपना नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यूनिट 3 जो है वो है हमारा मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल प्राकृतिक में धातु किस अवस्था में, दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। आपका आवाज एक कट होते रहा है हैं सर कि बीच वो बीच में। प्योर मेटल के फॉर्म में ही मिल रहा है। अभी कंटिन्यूअस है? थोड़ा यस आवाज सर, कट अभी रहा था। ठीक है। अभी ठीक है? अभी ठीक यस है। सर। तो हाँ, तो मेटल जो है नेचर में दो अवस्था में पाए जाते हैं, 2 स्टेट में उनका एग्जिस्टेंस होता है। पहला नेटिव स्टेट एंड दूसरा कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट में क्या होगा कि वो मतलब किसी से केमिकली रिएक्टेड नहीं होगा, वो प्योर फॉर्म में होगा। उसमें हो सकता है कि कुछ सैंड पड़ा हो, कुछ रॉक्स पड़े हो, कुछ क्ले वगैरह उसमें, वो मिट्टी वगैरह ये सब चीज से वो गीला हो, लेकिन केमिकली वो किसी से कंबाइंड नहीं होगा। उसको बोलते हैं हम लोग नेटिव स्टेट। जैसे मान लीजिए उसको फिजिकल प्रोसेस में अगर हम डालेंगे, फिजिकल प्रोसेस के हेल्प से उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस मेटल को उस इम्प्योरिटी से अलग कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा नेटिव स्टेट में। तो ऐसे नेटिव स्टेट में वो एटम, वो मेटल पाए जा सकते हैं जो कि लेस रिएक्टिव हो, जो किसी दूसरे एलिमेंट से बहुत कम रिएक्शन रेट हो उनका, यानी वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो। वैसे मेटल जो है वो नेटिव स्टेट में यानी प्योर फॉर्म में या फ्री स्टेट बोलिए या मेटेलिक स्टेट बोलिए, इन फॉर्म में पाए जा सकते हैं। उनमें हो सकता है कि सर डस्ट लगा हो, क्ले लगा हो, सैंड लगा हो,
कुछ रॉक्स वगैरह हो, ये सारा चीज उसमें नगेट्स के फॉर्म में क्या रहे, मिले हुए हो, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड, जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट या फिर सल्फाइड या फिर आपको नाइट्राइड, इन सब फॉर्म में नहीं होगा, कंबाइंड फॉर्म। दूसरा है कि कंबाइंड स्टेट, हमारा बहुत सारा जो मेटल है वो हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा वो रिएक्शन रेट है उनका, इसीलिए वो आयोनिक कंपाउंड भी बनाते हैं। क्यों? क्यों? ताकि वो इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि दूसरा कोई जो एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए, वो इजिली उस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेते हैं और वो उनसे रिएक्ट कर लेते हैं। तो कंबाइंड में वैसे मेटल पाए जाएंगे जो हाईली रिएक्टिव हो, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव हो उतना ज्यादा वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी उसकी होगी। तो उस तरह के एलिमेंट जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो कंबाइंड स्टेट में किस किस फॉर्म में ज्यादातर पाए जाते हैं? तो या तो कार्बोनेट, सल्फेट या ऑक्साइड फॉर्म में, कोई कोई एलिमेंट नाइट्राइड फॉर्म में भी पाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव है, वो उतना ज्यादा उसके जो है कॉम्बिनेशन पाए जाएंगे और उतना ही उनको एक्सट्रैक्ट करने में भी परेशानियां होती है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन में, उनको सेपरेट करने में उस इम्प्योरिटी से या अदर एलिमेंट से जो उससे कंबाइंड फॉर्म में है, उतना ही परेशानी होती है, उतना ही ज्यादा खर्च उसमें होता है। जैसे कि सोडियम का ही देख लीजिए, सोडियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड और सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में आपको नेचर में पाया जाता है। ठीक, तो और कुछ एलिमेंट है जो कि दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, कहीं कहीं नेटिव उसमें भी पाए जाते हैं और कहीं कहीं क्या होता है कि वो कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर और सिल्वर हमारा। इसीलिए जो भी हम लोग जो भी मेटल लेस रिएक्टिव होता है उसी का हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइजेशन भी कर पाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए गोल्ड या फिर सिल्वर या प्लेटिनम, ये सारे मेटल जो हैं बहुत कम रिएक्टिव है, प्लेटिनम तो लगभग ना के बराबर रिएक्टिव है। इसीलिए इनका जो है ऑर्नामेंट वगैरह भी बनाकर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिसको लोग पहनकर नहा भी लेते हैं या फिर वो फ्रीली मतलब एटमॉस्फेयर में पड़ा भी रहता है तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। वही जो है हमारा एल्युमिनियम अगर है या फिर आपका सोडियम वगैरह है या कॉपर वगैरह है, तो ये क्या होता है कि ये जैसे ही अगर फ्री या फिर मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में जब ये आएगा तो ये ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम का कोई पॉट देखा होगा, जब आप एल्युमिनियम का पॉट मार्केट से अगर खरीदते हैं, जब नया वो बन के इंडस्ट्री से आता है और जब तक उसको उसमें पानी वगैरह अभी नहीं पड़ा है, मॉइस्चर उसमें नहीं वो हुआ है, मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं हुआ है, तब तक वो कितना साइन करते रहता है। जैसे ही हम उसको खरीद कर या यूटिलाइज करने लगते हैं, कुछ उसमें क्या होता है कि पानी वगैरह का जब गर्म करना या पानी वगैरह उसमें डालना या फिर उसको यूज करना, जैसे ही वो पानी वगैरह के वाटर के कांटेक्ट में आता है, वो हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड फॉर्म में रिड्यूस बन जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्युमिनियम, और वहां से क्या होता है कि उसका जो शाइनिंग था वो शाइनिंग फीका पड़ जाता है, कम हो जाता है। तो यही इस कारण है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं प्राकृतिक में, नेचर में, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। और कुछ जो है जो थोड़ा किसी कंडीशन में रिएक्टिव हो, थोड़ा रिएक्शन ज्यादा शो करते हैं, किसी कंडीशन में रिएक्शन कम शो करते हैं, वो दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कॉपर एंड सिल्वर। उसके बाद जो भी अर्थ क्रस्ट में मेटल जो पाए जाते हैं आइदर कंबाइंड फॉर्म या नेटिव फॉर्म, उनको हम लोग मिनरल्स के नाम से जानते हैं कि ये मिनरल्स हैं हमारे लिए। लेकिन मिनरल्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि मिनरल्स ओर है या नहीं। तो ओर्स के लिए उसका कंडीशन ये है कि ओर्स होने के लिए
जब हम उस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करें या जो हमारा यूजफुल एलिमेंट है उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करें तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको एक्सट्रैक्शन में जितना उसका यूटिलाइजेशन है उससे ज्यादा खर्च बैठ जाए या उससे ज्यादा हमको प्रॉब्लम हो। तो अगर प्रॉफिटेबली अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उस मिनरल से तो उसको हम लोग ओर्स का नाम देते हैं, उसको हम लोग जो है ओर्स के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, ऑल ओर्स आर सेड टू बी मिनरल्स, सारे ओर्स को हम मिनरल कह सकते हैं, लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सभी ओर्स जो है वो मिनरल्स, सभी जो मिनरल्स है वो ओर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो जिस मिनरल से मेटल या फिर जो यूजफुल एलिमेंट्स है या जो यूजफुल हमारे लिए जो तत्व हैं वो इजीली एक्सट्रैक्ट यानी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो पाते हैं, तभी वो ओर्स कहलाएगा। और ओर्स से मिनरल्स को, ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वही कहलाता है मेटलर्जी, जो कि आगे उसमें मेटलर्जी एक ब्रांच वगैरह भी हो जाता है इंजीनियरिंग वगैरह में, जिसमें डिफरेंट मेटल एक्सट्रैक्शन को पढ़ाया जाता है और उसमें मेटलर्जी में हम और एलॉइंग वगैरह ये सब के बारे में भी पढ़ते हैं कि कैसे हम एक मेटल में और दूसरे एलिमेंट्स को मिलाकर उसके प्रॉपर्टी और उसके बिहेवियर को कैसे चेंज कर पाएंगे और कैसे उससे यूजफुल और हमारे लिए उपयोगी सब्सटेंस या एलॉय बना पाएंगे। तो ओर्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर्स, जहां से जिस मिनरल से हम आसानी से और इकोनॉमिकली यानी कम लागत में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं वो मिनरल्स ओर्स कहलाता है। यहाँ पे आपको नाम दिया गया है डिफरेंट ओर्स वगैरह का। चलिए, कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, बगल में शोर होने लगा था तो उसी को बंद कराना था। ठीक है, तो ये कुछ ओर्स हैं ऑक्साइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, और उसके नीचे आपको दिया नाइट्राइड, सल्फाइड, हैलाइड एंड सल्फेट फॉर्म में। तो इन सभी से एग्जाम में आएगा। जो आपका एसिड बेस और साल्ट का जो चैप्टर है उसमें से बहुत सारा चीज अभी जो रिवाइज सिलेबस आया है कोविड-19 के उसके कारण जो कुछ सिलेबस में मॉडिफिकेशन हुआ है उसको हटा दिया है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन वगैरह है उसमें, बफर सॉल्यूशन और ये जो कॉमन आयन इफेक्ट जो पिछली क्लास में पढ़ाए थे वो दोनों है, वो दोनों एग्जाम में आएंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी रहेगा जो आज पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको याद करना है, ये सारा चीज ये आएगा आपको। और खासकर ये जो ओर्स हैं, ओर्स और उसका कंपोजिशन, जैसे हेमाटाइट का Fe2O3, इसमें और भी होता है, H2O भी इसमें इंटू NH2O होता है, लेकिन आपको बस यही कंपोजिशन जो दिया हुआ वही कंपोजिशन आप याद कीजिए, उतना ही से काम हो जाएगा। तो ये ऑक्साइड फॉर्म में जो पाए जाने वाले ओर हैं, तो ऊपर का दो हेमेटाइन एंड मैग्नेटाइट, Fe2O3 एंड Fe3O4, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, इसको हम लोग 10th में भी पढ़े हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा ओर है इसमें, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट? मैग्नेटाइट सर। कौन सा? सर Fe2O3। Fe2O3, हाँ हेमेटाइट। तो हेमेटाइट पाए जाने वाला सबसे ज्यादा वो है, हमारे यहाँ पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आयरन पाया जाता है जिस ओर में परसेंटेज वाइज वो मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट में
सबसे ज्यादा आपको आयरन Fe पाया जाता है। तो हम लोग जब इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें क्या करेंगे, रिडक्शन करते हैं, FeO को जो है रिड्यूस कर लेते हैं Fe में, तो वो विद द हेल्प ऑफ कार्बन, यानी कार्बन से कोक का यूटिलाइजेशन करते हैं और करते हैं हम लोग यहाँ पे। इन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वी सर बीच यूटिलाइज बीच टाइप में ऑफ साउंड रुक जाता है आपका, बीच बीच में साउंड रुक जाता है। मतलब वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। नो सर। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा हम धीरे बोलते हैं, थोड़ा टाइम उसमें। तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में आयरन को जब सेपरेट किया जाता है अपने ओर से प्योर फॉर्म में उसको लाने के लिए आयरन को, तो हम लोग किस फर्नेस का यूज करते हैं? बहुत दिक्कत है, क्लास 10th में भी मेटल और नॉन मेटल है चैप्टर। ब्लास्ट फर्नेस का नाम सुने हैं? यस सर। ब्लास्ट फर्नेस इंग्लिश में, और हिंदी वाले जो हैं उनका नाम सुने होंगे धमन भट्टी। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, यहां आयरन को ऑक्सीडाइज कराते हैं, रिड्यूस करते हैं, यहां से ऑक्सीजन हमको हटाना है, तो हम लोग आयरन का वहां पे रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड CnCO, जो कि आगे जाके रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो Fe जो है सेपरेट होने के लिए C के साथ, ऑक्सीजन को C के साथ हाई उस पर कंबाइन कराते हैं और CO2 बन के वो वहां से गैस के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए Fe का आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और कार्बोनेट फॉर्म में जो पाया जाता है वो सिडेराइट जो है, और सल्फाइड फॉर्म में जो पाया जाता है वो पायराइट। चार ओर दिए हुए, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो ओर्स हैं कि कौन से, जैसे ऑक्साइड फॉर्म में कैसे, तो ये डिवीजन जो है, ये से डिवीजन जो आपका किया गया है, ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिव, मतलब किस मेटल, किस एलिमेंट से वो रिएक्ट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ऑक्साइड बनाया है, कार्बोनेट बनाया है, फिर सल्फेट, सल्फाइड एंड हैलाइड्स एंड नाइट्राइड्स इस फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो इन सारे उसको आपको याद करना है और ये आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक हो सर जाएगा, कैसे या फिर आएंगे दो ही रहने क्वेश्चन? दें, ऑक्साइड या कार्बोनेट? सब पूछते कैसे हैं क्वेश्चन इससे? जैसे पूछेंगे कि आपको इसमें कौन से ऑक्साइड फॉर्म में ये और पाया जाता है, नाम दे दिया करेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर सिडेराइट या मैलेसाइट दे दिए। पूछेंगे कौन सा इसमें आयरन का ऑक्साइड और है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, लेकिन इसमें वही रहेगा कि कौन सा इसमें आयरन का ऑक्साइड और है, या कौन सा इसमें कार्बोनेट फॉर्म में और पाया जाता है। तो आप वहां पे सिडेराइट को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। उसे या पूछ सकते हैं कि जिंक का कौन सा ये कार्बोनेट और है, तो वहां पे कैलेमाइन। ठीक, तो ये पूरा सीरीज रहने दें या फर्स्ट और सेकेंड ही रहने दें, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट केवल? ऑक्साइड और कार्बोनेट ही रहने दीजिए। चलिए क्वेश्चन इसी से बनाएंगे, बाकी जो इधर है इसको भी पढ़िएगा, याद करने का कोशिश करिएगा, एक दो तीन बार देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। उसके बाद होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, बताइए कुछ प्रॉपर्टी, कौन कौन से प्रॉपर्टी आपको याद है? फिजिकल प्रॉपर्टी केवल बताइए अभी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे पढ़े हैं ना, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनोरिसिटी, यस सर। स्ट्रेंथ, डेंसिटी, कलर, एलॉय फॉर्मेशन, लस्चर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, स्ट्रॉन्ग एंड इस हार्ड। तरह से लगभग 10 से 11 प्रॉपर्टी तो नॉर्मल हर क्लास में पढ़ते हैं। चलिए हम ही पूछते हैं। फिजिकल स्टेट पहला प्रॉपर्टी,
और अर्पित, फिजिकल स्टेट मेटल मेनली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस ज्यादातर? यस सर। मेटल किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट में? सॉलिड। ज्यादातर मेटल किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ओके गुड। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं, उस मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसी का लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में? सर मरकरी। मरकरी, गुड। तो ये सब तुम लोग को पता है तो फिर बताते क्यों नहीं हो? ये पता नहीं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। चलिए सॉफ्ट मेटल बताइए। नेक्स्ट धनीराम, सॉफ्ट मेटल बताओ, कौन सा सॉफ्ट मेटल है? दो हैं। सर सोडियम पोटासियम। गुड। तो इतना कुछ तो जानते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी बता क्यों नहीं पाते हो? आपको जो आता है वो बताइए। आदमी को पता है गलत होगा या सही होगा वो तो बाद में डिसाइड होता है। चलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, पहला ये प्रॉपर्टी था फिजिकल स्टेट। तो मैक्सिमम मेटल जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो हार्ड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी मैक्सिमम मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें दो सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव भी है और इसलिए सॉफ्ट भी होते हैं। और मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इनके सॉफ्ट होने के पीछे क्या, इनके क्या बोलते हैं, इनके हार्ड होने के पीछे रीजन क्या है कि एक तो ये इनके जो एटम है ये क्रिस्टलाइज, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल फॉर्म में ये एक एटम दूसरे एटम से जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा चीज कि इनके बीच में एक जो है मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। हम लोग वहां पे पढ़े थे मेटेलिक बॉन्ड किस तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रॉन पूल एंड एटम्स कैटायंस हैं उनके बीच में, जो पॉजिटिव चार्ज एटम्स हैं उनके बीच में, और उस फोर्स के कारण ये क्या होता है, हार्ड सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 कम होता है या अधिक होता है या ये इन बिटवीन दोनों मॉडरेट होता है? सर आवाज क्लियर नहीं आया। अच्छा, मेटल का मेल्टिंग जो है वो हाई होता है या लो होता है? सर हाई। हाई होता है। हाई क्यों होता है? उसका जो बॉन्ड है सर वो स्ट्रांग है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है उसमें मेटल में, इसलिए। हाँ, उसके क्रिस्टल किसी भी देखे कोई भी जो सॉलिड होगा अगर वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है अगर उसका, तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए, और मेटल जितने भी होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और उसी में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसीलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और वही सोडियम और पोटेशियम जो है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। और
सीजियम एंड गैलियम दो मेटल हैं जो आप अपने हाथ पे भी अगर उसको रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल लो होता है। उसके बाद है लस्टर। लस्टर के बारे में कौन बताएगा? लस्टर प्रॉपर्टी चलिए, धनीराम ने बताया। हाँ, लस्टर फिर प्रॉपर्टी, से बोलने बोलिए सर। ठीक है। चलिए, लस्टर प्रॉपर्टी जो होता है हम ही बताते हैं। लस्टर प्रॉपर्टी जो होता है कि जो मेटल का सरफेस साइन करता है, जो मेटल का सरफेस जो है वो उस पे एक साइनिंग प्रॉपर्टी, साइन करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसके सरफेस को, वही उसका लस्टरिटी या लस्टर प्रॉपर्टी कहलाता है। ये प्रॉपर्टी जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, जिसके कारण उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है, यानी वो एक एटम से दूसरे एटम के आउटर ऑर्बिट को छोड़ के भी चला जाता है और फिर उसमें आ भी जाता है, जिसके तो वहां क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। उस वाइब्रेशन के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का सरफेस जो होता है वो शाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। तो लस्टर प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन जो एटम में खासकर मेटल में जो पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन के कारण पाए जाते हैं। तो इसमें गोल्ड जो है वो एक शाइनिंग प्रॉपर्टी उसका होता है, उसमें एक येलो कलर का शाइनिंग पाया जाता है, जिसके कारण हम लोग उसको ऑर्नामेंट वगैरह के लिए यूज भी करते हैं। नेक्स्ट जो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, पता है किसी को? नहीं सर, पता नहीं है, बोल दीजिए। Sir, can be drawn into thin wire. ठीक, आपने देखा ड्रॉन इनटू थीन वायर नहीं, वो तो डक्टिलिटी है। Thin sheet, sir. Drawn into ड्रॉन thin sheet. इनटू थीन वायर डक्टिलिटी है। Thin sheet, sir. हाँ, और जो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, Thin यानी उस sheets. पर जब हम प्रेशर देंगे तो वो मेटल क्या होगा, उसका सरफेस जो है इंक्रीज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो फैल जाएगा। ये प्रॉपर्टी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मैलिएबिलिटी। यानी उस पर जब प्रेशर पड़ेगा, उस पर जब हम किसी हैमर या उससे उसको अगर पीटेंगे तो वो क्या होगा, वो फैल जाएगा। तो इस उसको क्या बोलते हैं, मेटल कैन बी तो मेटल को हार्ड करके बीटन हमर से पीटना होगा ना, हाँ, तभी ना होगा उसको। जैसे आपने देखा होगा कि गाँव वगैरह, हाँ, हैमर से पीटना होगा, वही प्रेशर बोलते हैं कि उसको जब हम प्रेशर अगर उस पे देंगे तो वो क्या होगा कि वो चौड़ा हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। आप इसके लिए इस चीज को जैसे आप देखेंगे कि कहीं कहीं हम लोग बहुत सारा मेटल वगैरह का सीट वगैरह यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारे जगह आप देखेंगे कि जो इक्विपमेंट बनाते हैं खेती वगैरह करने के लिए, जैसे फावड़ा हो गया या फिर कुदाल वगैरह हो गया, ये सब जो हम लोग बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लोहार वगैरह होता है उसको हीट करके उसके बाद उसको पीटता है, और पीटने के कारण वो आगे का पॉइंटेड हो जाता है, जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं अपने इक्विपमेंट के तौर पे। तो ये सर उसका मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण ही होता है। सर मेटल को थोड़ा हार्ड करके तो पीटना होगा, ऐसे पीटने से तो नहीं होगा, फैलेगा तो नहीं। नहीं, हार्ड करके नहीं पीटते हैं हम, मेटल को सॉफ्ट करके पीटते हैं, और उसके बाद जब वो अपने प्रॉपर शेप में आ जाता है तब उसको हार्ड करते हैं, और इस हार्ड करने के प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्विंचिंग प्रोसेस। क्विंचिंग, जिसमें क्या करते हैं ये, हाँ, क्विंचिंग, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट में, जहां पे हम क्या करते हैं, मेटल को पहले सॉफ्ट करते हैं, यानी उसको हीट करते हैं ताकि वो उसके बीच का जो फोर्स हो वो कुछ कम हो जाए, और वो जब फोर्स कम हो जाएगा तब उसको हम उस पर प्रेशर देते हैं, पीटते हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब वो रिक्वायर्ड शेप में ढल जाता है, चेंज हो जाता है, तो वहां पे हम उसको हार्डनिंग उसके बाद करते हैं, ताकि उससे हम कोई मैकेनिकल स्ट्रेस या मैकेनिकल उस पे कोई भी प्रेशर डाल सके, ताकि उसमें स्ट्रेन उत्पन्न ना हो। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्विंचिंग, यानी उसको उसको रिक्वायर्ड शेप में कन्वर्ट करना और उसके बाद उसको हार्ड करना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है, तो ये प्रॉपर्टी जो है
मेलेबिलिटी का, ये क्यों होता है? तो ये मेटल का एक अपना प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी शो करता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जैसे हम उस पर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं तो उस मैकेनिकल स्ट्रेस को जैसे ही हम वहां से फिर हटाएंगे, प्रेशर को हटाएंगे, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आने का कोशिश करता है, ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश करता है और ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लेता है। तो इस प्रोसेस के कारण ही वो ये मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। इसीलिए पहले जो भी हम लोग क्या करते थे कि जो केबल वगैरह जो बनाते थे, रस्सी वगैरह किसी चीज को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, वो ज्यादातर कपड़ों का होता था या फिर फाइबर वगैरह का होता था। आज के टाइम में जो भी जो टेंशन वायर वगैरह जो बनता है, जिस पे ज्यादा लोड डाला जाता है, उसमें मेटल और जो फाइबर वगैरह होता है उसको मिक्स करके भी बनाते हैं, ताकि फाइबर से क्या होता है, फाइबर से ग्रिप मिलता है, वो स्लाइड नहीं होगा किसी चीज को पकड़ने में, ग्रिप करने में, और जो मेटल है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो डक्टिलिटी। अच्छा ये बताइए, ये जो प्रॉपर्टी है इसका भी नोट्स देना, नोट्स में इसको भी इंक्लूड करना होगा। कर देते तो अच्छा होता। अच्छा ठीक है, इसको भी कर देंगे। तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी आपने जैसे बताया कि मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है खींच के, यानी उसके लॉन्गिट्यूडनल, यानी दोनों सिरे पे क्या होगा, अगर प्रेशर हम लगाएंगे तो वो एक उसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण होता है वो पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम गोल्ड का, कम से कम गोल्ड का बहुत पतला से पतला चेन भी बनाकर यूटिलाइज कर पाते हैं। अगर वैसा प्रॉपर्टी नहीं रहता तो पतला जो मेटल का जो वायर होता वो स्ट्रेंथ शो नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी से क्या समझते हैं? सर हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन, हीट कंडक्ट क्यों करेगा मेटल? बोलिए। सर मेटल हीट कंडक्ट करता है, क्यों करता है वो मुझे नहीं पता। मेटल हीट क्यों कंडक्ट करता है? चलिए, सबसे अच्छा कंडक्टर बताइए। सर एल्युमिनियम, किसका? कॉपर। सिल्वर, हीट का। और कौन सा मेटल है जो हीट का पुअर कंडक्टर है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हीट का पुअर कंडक्टर है? फास्फोरस। इतना सर सारा तो स्टील। नहीं, स्टील भी नहीं। लेड और मरकरी, लेड और मरकरी दोनों जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है, सिल्वर और कॉपर जो है वो, सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसलिए जितने भी सोलर पैनल हैं उन सब में इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन होता है सिल्वर का, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पास करा दे सकता है, और ये होता है उसके इलेक्ट्रॉन पुल के कारण। जो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बंच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके कारण जो एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है। सर नेक्स्ट जो आप है पूछे थे मेटल हीट क्यों कंडक्ट करता है। थर्मल, ये थर्मल कंडक्टिविटी।
नहीं सर, जो क्यों हाँ, कंडक्ट करता है? क्यों करता है? देखिए इसमें क्या होता है कि इसके जो आपके जो वाइब्रेशन है इसका, जो मतलब इसके जो एटम होते हैं उनका जो आपस का जो बॉन्डिंग है, क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग, वो जो सिंगल लेवल बॉन्ड, जैसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनमें होता है स्ट्रक्चर, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है तो उसके कारण इनको रिजिडिटी तो प्रोवाइड होता है कि ये एक जगह से दूसरे जगह क्या होंगे, डिस्प्लेस नहीं होंगे। लेकिन जो मेटालिक बॉन्ड का नेचर है कि ये पुल बनाते हैं, एक तरफ इनमें इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ सराउंड में घूमते रहते हैं, और एटम है वो कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज बन के एक जगह फिक्स हो जाते हैं। तो जब जैसे ही क्या होता है कि जब हम हीट अगर बॉटम में या हीट एक टर्मिनल पे जब सप्लाई करते हैं तो जो एक एटम है वो दूसरे एटम को हीट जो है वो इजीली ट्रांसफर कर देता है इनके एटम, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस से जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, बाकी जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर ट्रांसफर करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि एटम का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो न्यूक्लियस के तरफ जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज जो बाहरी इलेक्ट्रॉन पे होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही हम कोई भी जो क्या बोलते हैं कि अगर एनर्जी जो है वो एक एटम जब एक्वायर करता है तो वो दूसरे एटम को उतना फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं कर पाता, जबकि इसमें क्या होता है, मेटल के एटम में क्या होता है कि इसका साइज जो होता है एटम का वो लार्ज होता है, जिसके कारण जैसे ही हम इसमें एनर्जी अगर इसको प्रोवाइड कराते हैं तो इसके जो आउटर मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से जंप करके दूसरे एटम में शिफ्ट कर जाते हैं या दूसरे जगह पे शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि एनर्जी का एक जगह से दूसरे जगह इजीली ट्रांसफर हो पाता है। समझे? नो सर, कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। जैसे देखिए जहां पे अगर मान लेते हैं पानी, आप लोग देखें पानी कैसे गर्म होता है, नीचे में अगर पानी का हम लोग गर्म करते हैं, अगर नीचे से हीट देते हैं उसके बॉटम में, तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल गर्म होता है तो उसका एनर्जी अगर हाई हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो यस सर। हेवी मॉलिक्यूल है वो फिर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो इस तरह से रोटेशन में वो गर्म होते रहता है। वही चीज आपका क्या होता है कि आपको मेटल में होता है। मेटल का जो एटम है वो पूरा वो एटम का साइज जो होता है लार्ज होता है। अब एटम का साइज लार्ज होने पे अगर उसको और उसमें आउटर मोस्ट जो एटम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उसके जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है। तो जिससे क्या होता है कि हम उसको अगर हीट एनर्जी देते हैं तो वो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली और तेजी से वहां से निकल के और वो ऊपर की तरफ हायर एनर्जी स्टेट एक्वायर कर लेता है। तो उसमें वाइब्रेशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। उस वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि वो दूसरे एटम के कांटेक्ट में इजीली आ जाता है और वो अपना एनर्जी जो जिस दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है उसको ट्रांसफर कर देता है। और इस तरीके से एक एटम दूसरे एटम को एनर्जी आसानी से ट्रांसफर करते जाता है और यहाँ पे आपको हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। समझे या नहीं? चलिए नहीं भी हुआ तो ये चीज सोचिएगा कि जैसे अगर कोई भी पार्टिकल को अगर हम हीट देते हैं एनर्जी देते हैं तो क्या होगा उसमें एनर्जी जैसे ही लेगा तो वो अपने पोजीशन से इधर उधर वाइब्रेशन ज्यादा शुरू कर देगा। वाइब्रेशन अगर शुरू करेगा तो दूसरे एटम के कांटेक्ट में जल्दी आएगा यानी जल्दी उससे क्या बोलते हैं उसको टकराएगा कोलाइड करेगा। जब वो कोलाइड करेगा तो कुछ ना कुछ वहां पे एनर्जी दूसरे को देगा। इस तरीके से एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते चला जाता है।
समझे? तो इस तरीके से मेटल में एनर्जी यस सर। ट्रांसफर होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है? आप एक मेटल पे किसी चीज से एक हैमर लीजिए, एक मेटल पे क्लिक कीजिए, वहां से जो साउंड आएगा, और एक नॉन मेटल पे आप उसको किसी हैमर से हिट कीजिए, तो दोनों के साउंड में डिफरेंस होता है। तो मेटल जो होता है एक रिंगिंग साउंड डेवलप करता है जब उस पे किसी हार्ड मटेरियल से स्ट्रक करते हैं, तो वो रिंगिंग साउंड जो होता है वो मेटल का प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल आर कॉल्ड सोनोरस। मेटल को क्या बोलते हैं? ये सोनोरस, सोनोरिटी प्रोड्यूस करता है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स आर सोनोरस। ठीक, तो इसका यूटिलाइजेशन कहीं पे हम लोग कहीं भी जाते हैं, मंदिर वगैरह जो जाते हैं, तो वहां पे ऊपर देखते हैं कि घंटी बजाने का वो है, यस सर। या घर स्कूल में भी वगैरह, सर, स्कूल में भी। स्कूल में भी। हाँ, स्कूल में भी जब घंटी बज जाता है तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो छुट्टी हो गया। वो वाला साउंड बहुत मधुर होता है ना, स्कूल वाला खासकर, और वो भी जब लास्ट पीरियड का लगातार बजता है तो ना, बच्चों के लिए। चलिए, उसके बाद स्ट्रेंथ। तो पहले भी हम लोग ये वो किया था कि मेटल में इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो एक्सटर्नल जो लगने वाला जो प्रेशर है, यानी जो बल है, जो फोर्स है, उस फोर्स को अपोज करता है, अपोज करेगा यानी उसमें स्ट्रेंथ होगा। तो मेटल में हाई स्ट्रेंथ होता है, इसलिए आप जितना भी देखिए हार्ड मशीन वगैरह जो बनाए जाते हैं, काफी जो मजबूती वगैरह के लिए वो मेटल के ही जनरली बने हुए होते हैं। तो मेटल में जो स्ट्रेंथ होता है वो हाई स्ट्रेंथ होता है, लेकिन कुछ मेटल को छोड़ के जो सॉफ्ट मेटल होते हैं इसमें भी, वहां पे भी एक्सेप्शनल जो है वही आ जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसको आसानी से जो है डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। लेकिन आयरन का जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, और इसीलिए आयरन का एलॉइंग करके आयरन में दूसरा सब्सटेंस मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, और हार्ड मेटल जैसे स्टील वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं, और वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील जो है हम आयरन से बनाते हैं। लगभग 8 से 10 तो नॉर्मल स्टील है जो कि आप यूटिलाइज भी करते होंगे। उसके बाद है जो है डेंसिटी। तो डेंसिटी भी मेटल का हाई होता है, इसीलिए मेटल जो है हेवी होता है। सेम क्वांटिटी जो है, एक ब्लॉक लीजिए आयरन का और उसी क्वांटिटी ब्लॉक लीजिए एक वुड का, तो आप देखेंगे कि जो आयरन का ब्लॉक जो है वो हेवी होगा। तो मेटल हाई डेंसिटी पॉज करता है। उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन। तो मेटल जो है होमोजीनियस सॉलिड सॉलिड मिक्सचर बनाता है। हम लोग मिक्सचर में उससे पढ़े भी थे सॉल्यूशन में कि कितने तरह के सॉलिड गैस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन जो है एलॉइंग में बनता है, जहां पे हम क्या करते हैं, एक मोल्टेन स्टेट में लाके एक से ज्यादा एलिमेंट को मिक्स करते हैं, जिसमें एक जो है बेस मेटल होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और दूसरा जो होता है एलॉइंग मेटल होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है। या एलॉइंग मेटल या नॉन मेटल दोनों हो सकता है। जैसे कि हम लोग स्टील में बनाते हैं, जो नॉर्मल कार्बन स्टील वगैरह होता है उसमें क्या होता है कि एक तो हम स्टील का वो रखते हैं, एक आयरन होता है उसमें बेस मेटल, और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट और इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट, दोनों में मिलाया जाता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, उसके सॉफ्टनेस क्रिएट करता है, और जो कंबाइंड स्टेट में कार्बन है वो हार्ड क्रिएट करता है। तो क्वांटिटी के हिसाब से, जैसा अगर हमको हाई कार्बन स्टील बनाना है तो वहां पे हार्ड बनाते हैं, और थोड़ा सॉफ्ट कार्बन स्टील बनाना है तो वहां पे ग्रेफाइट का मिक्सिंग करते हैं। तो ये सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग का एक सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है
एल्वाइंग फॉर्मेशन, और एल्वाय फॉर्म करके हम उसके बेस मेटल के प्रॉपर्टी में डिजायरेबल चेंज करते हैं, और उस चेंज के द्वारा हम उसके देखते हैं कि प्रॉपर्टी को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ये नॉर्मल अगर आयरन का कोई यूटेंसिल बना दिया जाए, कोई अगर बर्तन आपको आयरन का मिले और कोई एक यूटेंसिल आपको स्टील का मिले, तो आप देखेंगे कि आयरन वाला जो यूटेंसिल है वो उतना क्लीन और स्मूथ नहीं होगा, उसमें जो है उसका वेट भी थोड़ा ज्यादा होगा, हेवी होगा। लेकिन वहीं आप स्टील का जो यूटेंसिल देखेंगे वो सॉफ्ट होता है, उसका वेट उसी के रेस्पेक्ट में आयरन से बनने वाले से थोड़ा कम होगा, और वो देखने में भी अच्छा दिखता है, और उसमें उसका लास्टिंग जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा दिन तक वो यूटिलाइज में रहता है, क्योंकि उसमें जंग वगैरह लगने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। ठीक है, तो आज ये नोट्स वगैरह हम वो करेंगे तो 1-2 दिन में आपको मिल भी जाएगा, और नहीं तो आपको अगर स्नैप वगैरह लेना है एग्जाम पर्पज से तो आप ले सकते हैं, या स्नैप ले लिए हैं? नहीं लिया है सर। तो यहां से देख लीजिए, फर्स्ट स्लाइड है ये, ठीक है। नेक्स्ट ये सेकंड स्लाइड है, और उसके बाद ये थर्ड स्लाइड है। इतना तक आपके एग्जाम में आएगा, और उधर बफर सॉल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट। और ये लास्ट स्लाइड है, ये एग्जाम में, इस एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन आगे वाले में आएगा, तो आप लेना चाहते हैं तो इसको भी स्नैप ले सकते हैं। सर सेकंड वाला और एक बार दिखाएंगे? सेकंड वाला जरूर। ये नहीं, इसके आगे वाला। थैंक ये यू तो सर। फर्स्ट हो गया, ठीक है। हाँ ये फर्स्ट, हाँ ये उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड, हो गया, हो गया सर। ये थर्ड, और ये हाँ हो गया फोर्थ। सर। एग्जाम पर्पस से इस सैटरडे का एग्जाम पर्पस से ऊपर का 3 स्लाइड ये, और उधर से फिर बफर सॉल्यूशन एंड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक, अब फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, थोड़ा आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत जरूरी भी है। अगर पता तो आप उससे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको कि ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको, या जिस क्लास में थोड़ा कम वो होगा वहां पे हम उसको एडजस्ट करके ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।